नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? दोस्तों, हमने कल की क्लास में देखा था कला का अर्थ, कला का परिभाषा, कला के वर्गीकरण, ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख, कला के प्रकार, भारतीय चित्रकला की विशेषता, कला के षडांग, इतना सब कुछ का हमने कल की क्लास में देखा था। उसके आगे हम देखेंगे कला के तत्व आज की क्लास में। तो दोस्तों, उम्मीद है क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके इस क्लास का। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कला के तत्व। कला के तत्व 6 बताए गए हैं। जैसे कि हमने षडांग को भी 6 ही देखा है, कला के तत्व भी 6 ही होते हैं और कला का ये जो होता है सिद्धांत, ये भी 6 ही होता है। मतलब हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 6 याद कर लेना है। जितने तीनों चीज़ 6 ही 6 होते हैं, बस ये याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कला के कितने तत्व होते हैं, सिर्फ यही पूछ लेता है। तो कला के 6 तत्व होते हैं। कला षडांग कितने होते हैं? तो कला के षडांग भी 6 ही होते हैं। षडांग मतलब 6 अंग कला के। और कला का जो सिद्धांत होता है वो भी 6 ही होता है। तो आइए देखते हैं कला के तत्व में रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा क्या होती है? रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। भारतीय चित्रकला में रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान मानी गई है और प्रमुख रूप से रेखा 2 प्रकार की होती हैं, सरल रेखा तथा वक्र रेखा। सरल रेखा वही जो हम सीधी लाइन खींच देते हैं, वो सरल रेखा होती है। जैसे ऐसे खींच दिया या फिर ऐसे खींच दिया, ये सीधी हमारी सरल रेखा है। लेकिन जबकि वक्र रेखा हमारी, जैसे हमने ऐसा तिरछा मिर्चा टेढ़ा आड़े टेढ़ा कर दिया, ये हमारा वक्र रेखा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। जैसे कभी हमने देखा एक बिंदु है, ये बिंदु हमने रखा और इसी बिंदु पे हमने ऐसे रेखा खींच दिया, तो ये हमारा सरल रेखा हो गया। और अब जब हम किसी रेखा ऐसे बिंदु से खींच रहे हैं, हमारी ये रेखा खींच रहे हैं और रेखा खींचते खींचते हमने तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ये कोड़ी कर दिया, ये सब कर दिया, तो हमारा वक्र रेखा हो जाता है। जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम किसी दिशा को बदल दें, उसकी दिशा को बदल दें, तो वह रेखा वक्र रेखा लगने लगती है। चित्र सूत्र में कहा गया है, रेखाम प्रशंस्याचार्या। रेखा प्रशंसनीय है, इसका मतलब यही हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, पर शायद हो यही। और बिंदुओं के मध्य रेखी प्रभाव को अनुभूति रेखा कहते हैं। जैसे 2 बिंदु हैं, उसके मध्य एक रेखा प्रभाव क्या है, उसको अनुभूति रेखा कहते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो किसी स्थान पर नहीं मिलती समांतर रेखा कहलाती हैं। जैसे एक ऐसे खींचा, अब ये खींचती चली जा रही है, चलो मिल नहीं रही है कहीं भी, तो ये समांतर रेखा कहलाती है। यही जब रेखा हम ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी, मान लो ऐसे मिल गई, तब ये असमांतर रेखा कहलाती है। तो ये एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखाएं एक ही दिशा में आकर मिल जाएं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हम ऐसे। उसके बाद भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा महत्वपूर्ण है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। रेखांकन 8 प्रकार के होते हैं और रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। सीधी खड़ी लंबवत रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक मानी जाती है। जैसे सीधी खड़ी लंबवत रेखा, अगर ऐसे सीधी रेखा है तो ये इसमें हमें गौरव प्रतीत होता है, दृढ़ता है, संतुलन है, स्थायित्व है, महत्वाकांक्षी है, प्रभाव है, ये सब ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है, वर्टिकल लाइन में है। क्षैतिज रेखा पड़ी हुई रेखा या आधार रेखा होती हैं। इसमें प्रभाव स्थिरता, शांति, विस्तार, निष्क्रियता, विश्राम, आरंभ तथा मौन का प्रदर्शित करती हैं। जैसे इसे हम ये स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्लीपिंग लाइन का मतलब ये समझ आ रहा है कि कोई इंसान अगर लेट गया है तो वो सीधा विश्राम की अवस्था में चला गया है, निष्क्रिय हो गया है, विस्तार में हो गया है, शांति में हो गया है, स्थिर हो गया है। वो कोई हम अगर लेट जाते तो हमारे अंदर ये स्थिरता आ जाती है, आराम, मौन, शांति हो जाता है, निष्क्रियता हो जाती है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब इसका ये दर्शाती है रेखाएं।
हॉरिजॉन्टल रेखा दर्शाती है। फिर हमारा कर्वत रेखा, कर्वत रेखा को आड़ी रेखा कहा जाता है। इसमें प्रभाव, गति, नाटकीयता, व्याकुलता, क्रियाशीलता, उत्तेजना आदि होता है। ये हमारी कर्वत रेखा ऐसे होती है और इसको ऐसे खींचा जाता है। बट ये होता है हमारा कर्वत रेखा। डायगोनल लाइन भी इसे कहते हैं। आगे देखते हैं कोड़ी रेखा। कोड़ी रेखा में संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, स्पष्टता, तीव्रता आदि प्रदर्शित होता है। कोड़ी रेखा हमारा जब कोड बनता है, कोड को ऐसे बना दिया हमने, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, कहीं भी हमने कोड बना दिया तो ये आघात, ऐसे समझने में थोड़ा सा आसानी होता है कि अगर हम कोई कोना, किसी चीज़ का कोना, जैसे चाकू भी हो गया, उसका कोना अगर हम कहीं भी चुभा दें तो आघात, उसका आघात हो जाता है, कहीं भी चोट लग जाती है। और फिर व्याकुलता बढ़ जाती है, फिर अस्पष्टता हो जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें, तीव्रता, और फिर तीव्रता हो ही जाती है कि अरे इसमें जल्दी जल्दी दवा लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, ये सब हो जाता है। तो कोड़ी रेखा ये ऐसे समझने में थोड़ा सा आसानी होगा मेरी भाषा में। और कोड़ी रेखा में संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, स्पष्टता, तीव्रता आदि प्रदर्शित होता है। जैसे कि मैंने बताया चाकू का कोना है, वो कोना कोड समझ लीजिए, कोड जैसा बना है, उसको कहीं भी हम अगर चुभा दें तो आघात हो जाता है, उससे चोट लग जाती है, असुरक्षा चाकू से सुरक्षा भी फैलती है, व्याकुलता बढ़ जाती है, अस्पष्टता हो जाती है, तीव्रता यदि ये सब प्रदर्शित होने लगते हैं। फिर एक पुंजी रेखा, एक पुंजी रेखा में स्वच्छंदता, शक्ति, विस्तार, प्रसार, प्रकाश, शोभा, अभिलाषा, एकाग्रता आदि प्रभाव होते हैं। एक पुंजी रेखा मतलब वही ये बिंदु हो गया और यहाँ से चारों तरफ एक ही बिंदु से ऐसे निकाला जाए रेखा, तो ये एक पुंजी रेखा कहलाती है। ये एक पुंजी रेखा हो गई और इसमें स्वच्छंदता होता है, शक्ति होता है। जब एक बिंदु को बहुत सारे लोग पकड़े हैं तो उसमें शक्ति तो आ ही जाएगी ना। फिर प्रसार होता है, और साथ में रहेंगे तो प्रसार, प्रकाश, ये शोभा, ये सब अभिलाषा, एकाग्रता, ये सब किसी एकता में बहुत शक्ति होती है। एक पुंजी ये तो बताया गया, जहाँ एकता होता है वहाँ हर एक चीज़ होता है, शक्ति होती है, विस्तार होता है, प्रसार होता है, प्रकाश होता है, शोभा होता है, अभिलाषा होती है, एकाग्रता होता है, ये आदि ये सब प्रभाव एक पुंजी रेखा में होता है। फिर चक्राकार रेखाएं, चक्राकार रेखाएं ये बिंदु हो गई, यहाँ से ऐसे 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 ये चक्राकार निरंतर गति कर रही है। ये जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं, ये निरंतर गति को बताती है। प्रभाव ये चक्राकार रेखा है उत्तेजना, शक्ति, गति, भ्रम आदि का प्रभाव को प्रदर्शित करती है। जैसे गति तो हो ही गई, अब हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, इसकी गति तो बढ़ ही रही है, और इसमें भ्रम भी हो रहा है कि कितनी लाइन है, कितनी, ये समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए भ्रम हो गया। और शक्ति ज़्यादा लाइनें हो जाए, शक्ति भी है, रेखा, ये सब प्रभाव चक्राकार रेखाएं में होती हैं। फिर प्रभावी रेखाएं में गति, सुंदरता, माधुर्य, निरंतर प्रभाव आदि का प्रभाव प्रदर्शित होता है। जब हम जैसे समुद्र के किनारे मान लो हम चले गए, उस समुद्र की लहरें देखते हैं ऐसे ऐसे घूमती, तो हमें कितना सुंदर दिखता है, सुंदरता इसमें आ गई, माधुर्य एकदम, मन एकदम मुग्ध हो जाता है देख के समुद्र की लहरें। निरंतरता भी रहती है, निरंतरता मतलब हर टाइम ऐसे बहता रहता है, कभी रुकता नहीं है, और प्रभाव भी हो रहा है, आगे बढ़ रही है, प्रभाव हो रहा है। तो ये सब भाव आ जाते हैं प्रभावी रेखाओं में। इसके आगे हम देखते हैं रूप, आकृति। रूप हम आकृति देखते हैं, किसी घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावट ही रूप आकृति है। रूप दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। से सापेक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिकल, और निरपेक्ष को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। जो वास्तविक यथार्थ चित्रण होता है वो सापेक्ष होता है, सिमेट्रिकल होता है। जो ज्यामिति होता है, रेखांकित प्रक्रिया होती है, वो एसिमेट्रिकल होता है, निरपेक्ष होता है। अंतराल किसी घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावट ही रूप आकृति है, जो अंतराल के किसी भी भाग को चारों ओर से घेरती है। रूप का निश्चित आकार एवं वर्ण होता है। रूप कोई भी बनाएंगे उसका निश्चित आकार तो होगा ही। अब जैसे मैंने मान लो गोला बना दिया, ये एक रूप बन गया, जिसका आकार इतना हो गया, ये पता है हमें। और ये जिसका क्षेत्र या स्थान होता है, इतने क्षेत्र में बना है, ये भी हमें पता चल गया, इस स्थान पे बना है, ये भी इसका निर्णय होता है। फिर रेखा के समान रंगों से भी आकृति की रचना में सहायता होती है। जब हम मान लो कि हम पेंसिल से नहीं उठा रहे हैं, कोई पेन नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट रंगों से रचना करेंगे, तो कलर उठा लिया, ब्रश उठा लिया, कलर में डुबाया और ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे भी रूप बन जाता है हमारा। फिर कला में
रूप को किसी निश्चित उद्देश्य से संकेतित, सृजित अथवा विकसित किया जाता है। रूप को अंग्रेजी भाषा में फॉर्म कहते हैं। रूप दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया, निरपेक्ष, सापेक्ष। इसमें नियमित समात्रिक रूप तथा अनियमित असमात्रिक रूप लिखा है। नियमित अथवा रूप जो निरपेक्ष रूप होते हैं, मतलब जो सापेक्ष रूप होते हैं, जैसे वृत्त हो गया। अब सापेक्ष रूप जो होते हैं उसका अर्ध शेष भाग ही उसका विलोम होता है। जैसे ये वृत्त हो गया, अब इसको हम आधे से काट देंगे तो आधा ये दोनों को एक ही जैसा लगेगा ना कि कोई अलग अलग आ गया। आयत को भी हम ऐसे काट देंगे अगर, तो आधा ये भी एक हो गया। वर्ग को भी यही हाल है, वर्ग में भी हम सेम आधा आधा सेम ही होता है। कोई ग्लास हो गया, मान लो ग्लास को भी हम अगर काटेंगे ऐसे तो सेम ही बनता है वो। तो इसका मतलब नियमित जो रूप होता है, सापेक्ष रूप जो होते हैं, वो अपने आधे भाग का विलोम होता है। जबकि अनियमित रूप जो होता है, निरपेक्ष रूप जो होते हैं, वो विलोम नहीं होते हैं, वो अलग ही कुछ रहते हैं। आधा शेष भाग उससे मिलता जुलता नहीं है, इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, जैसे हाथ, पैर, पेड़, फूल, पत्ती, बादल, ये सब निरपेक्ष में आ जाते हैं। रूप के प्रभाव 5 प्रकार के होते हैं। प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए हैं, सापेक्ष तथा निरपेक्ष। आयताकार रूप में शक्ति, स्थायी, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आयताकार रूप क्या प्रदर्शित करती हैं। तो आयताकार रूप में शक्ति है, स्थायित्व है, एकता है, प्रभाव है, प्रदर्शित करता है। अब यही त्रिभुजाकार रूप में सुरक्षा, विकास, शाश्वत, अशांति आदि का भाव प्रदर्शित होता है। वही त्रिभुजाकार कोना, वही हमने जो चाकू का उदाहरण दिया, सही है। वर्गाकार रूप में स्थिरता, निरसता एवं दृढ़ता का परिचायक होता है। गोलाकार रूप में शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति आदि का भाव प्रदर्शित होता है। अंडाकार रूप में लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मक आदि का भाव प्रदर्शित होता है। विलोम त्रिभुजाकार रूप में लिप्तता अथवा अशांति व असुरक्षा का भाव प्रदर्शित होता है। फिर हम लोग देखेंगे रंग में आ जाता है। रंग को वर्ण भी कहते हैं और इंग्लिश में कलर कहते हैं। रंग प्रकाश का गुण होता है। मतलब रंग क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो रंग प्रकाश का गुण होता है। मानव जीवन में वर्ण या रंग का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन ही पूरा कलरफुल है, इसमें जितना देखा जाए उतना हर जगह रंग ही रंग दिखाएंगे। वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से मानी जाती है। रंग या वर्ण किसी वस्तु के गुण के बजाय प्रकाश का गुण होता है। वर्ण के 3 प्रधान गुण होते हैं। रंगत, जिसे इंग्लिश में ह्यू कहते हैं, मान, वैल्यू कहते हैं, सघनता, क्रोमा। और जैसे रंग का प्रकाश, जैसे ध्वनि की कंपन होती है ना, वैसे प्रकाश में भी कंपन होता है। और ध्वनि की कंपन की तरह ही रंग में भी कंपन होता है, जिसको तरंगों के आधार पर मापा जाता है। और ये तरंग की लंबाई पर निर्भर करती हैं। जिसकी तरंग की लंबाई अधिक है तो उसकी चाल अधिक होती है। जैसे लाल और बैगनी, ये सब कलर में आएगा। और रंगों के स्वभाव या प्रकृति को रंगत कहते हैं। जैसे लालपन, पीलापन आदि। रंगत जैसे लाल, जितना लाल रहेगा कि क्या है, इसमें लालपन है। जैसे कोई कलर देखते हैं तो पूछते हैं ना, इसमें कौन सा कलर है, इसमें थोड़ा सा लालपन दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है, नहीं इसमें थोड़ा हरापन दिख रहा है, ये सब होता है, तो इसे रंगत कहते हैं। और मान रंगत के हल्के तथा गहरेपन का सूचक या द्योतक होता है। जितना हल्का होता है उतना उसका मान कम होता है, और जितना गाढ़ा होता है उसका मान उतना अधिक होता है। रंगों की सघनता का अभिप्राय चटकदार रंगों से होती है। रंगों में चटकपन शुद्धता के कारण होता है। जितना कलर शुद्ध होता है, जितना जैसे लाल कलर है, जितना शुद्ध होगा उतना ही गहरा लाल होगा वो, और जितना कम शुद्ध होता है उतना कम लाल होगा वो। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग में बोल सकते हैं कि रंग का एकदम शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो ये बहुत सारे, इसीलिए उसका कलर एकदम हार्ड होता है। और प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। हरा रंग भी होता है। प्रकाश का रंग जो होता है उसमें हरा आ जाता है, और जो पदार्थ का होता है उसमें पीला आता है। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। ये रंग किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। प्राथमिक रंग कभी भी किसी रंग से मिलाने से नहीं बनता है। जबकि द्वितीयक रंग होता है, लाल पीला को मिलाएंगे तो एक नारंगी रंग बन के निकलेगा, और वही नीला और पीला को मिलाएंगे तो हरा रंग बन के निकलेगा, और नीला और लाल को मिलाएंगे तो बैगनी निकलेगा। तो ऐसे ये द्वितीयक रंग निकलेंगे, पर लाल, नीला, पीला किसी भी रंग के मिलाने से नहीं बनता है। ये स्वयं एक रंग बने हुए हैं।
प्रकाश की रंगतें 3 होती हैं, यही बताया हमने। प्रकाश की रंगतें लाल, हरा, नीला होती हैं, जबकि पदार्थ की रंगतें लाल, नीला, पीला होती हैं। किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग की प्राप्ति होती है। जैसे लाल प्लस पीला मिलाएंगे नारंगी बनेगा, पीला प्लस नीला मिलाएंगे हरा बनेगा, नीला प्लस लाल मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा। अभी हमने ये सब देखा, बताया हमने आपको। ये सबसे अच्छा तरीका इसका होता है कि ऐसे एक त्रिभुज बनाओ और यहाँ पे लाल, यहाँ पे पीला और यहाँ पे नीला, ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग भी ये दोनों मिलेगा तो हरा बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो नारंगी बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो बैगनी बनेगा। इससे हम अपोजिट रंग, लाल का विरोधी रंग हरा, नीले का विरोधी रंग नारंगी, हाँ नारंगी, और पीले का विरोधी रंग बैगनी, ये होता है। फिर प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग या मध्यवर्ती रंग बनता है। तृतीयक रंगों की संख्या 6 होती है और ये रंग होते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें इसका प्राग के अनुसार तृतीयक रंग ऑलिव, रिसर्ट और सेरटन होते हैं। जैसे कि अगर हम रेड और ऑरेंज को मिलाएंगे, लाल और नारंगी को मिलाएंगे, तब हमारा बनेगा वर्मिलियन रंग। यहाँ पे सेरटन को मेरे ख्याल से वर्मिलियन बोलते होंगे, सिंदूरी कलर, ये बनेगा। और ऑरेंज और येलो मिलाएंगे तो अंबर बनेगा। ये अंबर मतलब नारंगी से थोड़ा सा लाइट शेड में बनेगा। फिर येलो प्लस ग्रीन बनाएंगे, येलो और हरा मतलब पीला और हरा मिलाएंगे तो क्रास्टम बनेगा, लाइट ग्रीन बनेगा। फिर ग्रीन प्लस ब्लू मिलाएंगे तो टील बनेगा। नीले का थोड़ा सा लाइट डार्क शेड टील को वो कहते हैं। और बैगनी, ब्लू प्लस पर्पल मिलाएंगे तो वायलेट बनेगा। और पर्पल प्लस रेड मिलाएंगे तो मेजेंटा मरून कह सकते बनेगा। देख ले, मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें 4 होती हैं, लाल, पीला, नीला व हरा। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है और लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग लाल है, जिसे अग्रगामी रंग कहते हैं। यह उष्ण या गर्म भी रंग होता है। गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला, ये सब गर्म रंग में आता है। बैगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है तथा इस तरंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। काले व सफ़ेद रंग की अनुभूति रोड्स के द्वारा होता है और लाल, पीला व नीला आदि रंगों की अनुभूति कोन्स के द्वारा होता है। कोन्स के ठीक ढंग से काम न करने पर वर्णांधता हो जाता है। काले व सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। श्वेत तथा श्याम रंग को उदासीन रंग या धूसर रंग कहते हैं या एक्रोमेटिक वर्ण शून्यता भी कहते हैं। वर्ण चक्र के प्राथमिक रंगों के परस्पर समान के रंग पूरक रंग कहलाता है। इनमें एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है तो दूसरा दूसरी श्रेणी का रंग होता है। जैसे लाल का पूरक हरा होता है, पीले का पूरक बैगनी होता है, नीले का पूरक नारंगी होता है। अभी हमने बताया था इसको। वर्ण चक्र के आमने सामने वाले वर्ण विरोध कहलाते हैं। वही लाल के नीचे अगर देखेंगे तो हरा होता है, इसलिए इसका विरोधी रंग हरा होता है। लाल, पीला तथा नारंगी उस रंग स्वभाव के रंग होते हैं, गर्म रंग होते हैं। ये वर्ण सूर्य के रंग के समीप होते हैं। सूर्य के रंग जितने समीप होते हैं उतना गर्म होगा, उनकी सूर्य की गर्माहट उनके अंदर ज़्यादा ही होगी। इसकी तरंग गति अधिक होती है। इनको अग्रगामी रंग कहते हैं, क्योंकि ये सामने होते हैं इसलिए इनको अग्रगामी कहते हैं। वहीं हरा और नीला रंग ठंडा या शीतल वर्ण होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के पीछे आते हैं तो ये इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये ठंडे रंग में आते हैं। इस रंग की तरंग गति कम होती है, इसको पृष्ठगामी पीछे का रंग भी कहते हैं। अक्षपटल के पार्श्व भाग में रोड्स तथा कोन्स दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण तथा शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण में रंगों को क्या कहा जाता है। तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण तथा शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। इस वर्ण चक्र के में जो निकटवर्ती रंग हैं और एक ही परिवार के रंग हैं वो समीपस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे पीला, नारंगी, इसमें पीला रंग सभी में उपस्थित है, ये एक रंग कहलाते हैं। ये सभी मतलब एक ही परिवार के रंग हो गए हैं। होता है ना कि भी जो गोरे भाई बहन होते हैं, गोरे दो, तो लगता है भाई हाँ ये एक ही मम्मी पापा के लड़के हैं।
फिर एक वर्णीय योजना एक्रोमेटिक, एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग होता है, जैसे नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। और बहुवर्णीय योजना पॉलीक्रोमेटिक, चित्र में अनेक वर्णों का प्रयोग को बहुवर्णीय योजना कहा जाता है। जैसे कोई भी चित्र बनाना उसमें हम सारे कलर लगा देते हैं, उसमें बहुत सारे रंग हो गए ना, तो वही बहुवर्णीय कलर हो जाता है वही योजना। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्यता कहते हैं। आइक न्यूटन ने 1960 में वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई थी। आइजक न्यूटन ने 1960 में वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई थी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी इंद्रधनुषीय रंग हैं। इनकी संख्या 7 है। इसे विबग्योर भी कहते हैं। विबग्योर मतलब वही बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, इंग्लिश में विबग्योर आएगा। जब इन सब का इंग्लिश निकालेंगे तो बैगनी का तब इंग्लिश आ जाएगा। और सबसे इसका कभी कभी इसका होता है सबसे कि ध्यान पूछता है कि इसमें से कौन सा कलर सीक्वेंस में कि ये इंद्रधनुषी रंग कौन से हैं। तो सबसे पहले बैगनी आता है और सबसे लास्ट में लाल आता है, ये याद रखिएगा। तो इंद्रधनुष में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने 4 प्राथमिक रंग मुख्य रंगतों को आधार बनाए और उन्हीं के आधार पर 4 द्वितीयक या आदर्श वर्ण चक्र लेकर 8 रंगतों का वर्ण चक्र तैयार किया। लाल, नीला, हरा, नारंगी, हरा पत्ती, ये सब ये देख ली। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वस्तु काली दिखाई देती है। ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में 24 रंगतें बताई हैं। जिस रंग में आर पार दिखाई नहीं पड़ता है उसे अपारदर्शी रंग कहते हैं, ओपेक कलर कहते हैं। जैसे तेल रंग, पोस्टर रंग, टेम्परा रंग, ये सब ओपेक कलर में आता है। जिस रंग में आर पार दिखाई देता है वह पारदर्शी रंग कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर कहलाते हैं। जैसे एक रंग के ऊपर यदि दूसरा रंग चढ़ा दिया जाए तो पहला रंग दिखाई दे वाश कलर में होता है ऐसा। लाल रंग प्रेम, क्रोध, कुटिलता, भयानकता को प्रदर्शित करता है। लाल रंग गर्मी के साथ साथ मन में हलचल पैदा कर देता है। फिर आता है हमारा पीले रंग में प्रकाश का प्रभाव अधिक होता है। पीला रंग ज्योति का द्योतक होता है। नारंगी रंग ज्ञान को प्रकट करता है। नीला रंग शीतलता को प्रकट करता है तथा शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है। काला रंग शोक, अज्ञानता, विरोध और बुराई का प्रतीक होता है। हरा रंग समृद्धि व ताजगी को प्रकट करता है। रंग की सघनता, तटस्थता रंग मिलाने से कम होता है। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को टिंट कहते हैं। ये ब्लैक मिलाने पे टोन कहते हैं। तान फिर हम देखते हैं तान। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान कहते हैं। तान के रंगत में सफ़ेद अथवा काले के परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। तान वही टोन सफ़ेद और काले रंग को इसको मान व प्रकाश भी कहते हैं। तान के प्रयोग से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र में तान का प्रयोग संपूर्ण चित्र में होता है। तान के मुख्य भेद हैं प्रकाश, लाइट, मध्य प्रकाश, मिडिल लाइट, छाया, डार्क लाइट। फिर आता है हमारा पोत। किसी वस्तु के अंतराल के बुनावट के गुण को पोत कहते हैं। चित्र में अंतराल की एक रस्ता को पोत के सहायक से भंग किया जाता है। धरातल की बनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं। पोत प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत व सृजित पोत। प्राप्त पोत उसे मान सकते जैसे प्राचीन समय में सब खंडहरों, शिलाओं, चट्टानों ये सब पे जो चित्रकारी की है वो प्राप्त पोत है, वो प्राकृतिक, उसे किसी ने बनाया नहीं, प्राकृतिक देन है। और अनुकृत पोत जो हम किसी को देख के बनाते हैं, नकल करते हैं, वो अनुकृत पोत हो जाता है। और सृजित पोत जो हम अपने मन से कुछ अलग सा सृजन कर देते हैं वो सृजित पोत कहलाता है। प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण प्राप्त पोत कहलाता है। प्राप्त पोत का सबसे अच्छा उदाहरण शिला चित्रों को माना जाता है, अभी हमने बताया। प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किया जाने वाला पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत का सबसे अच्छा उदाहरण कंपनी शैली के चित्रों को माना जाता है। सृजित पोत 20वीं सदी की खोज है सृजित पोत। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, अंतराल। अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपांकार एवं तत्वों को अपने में समाहित कर लेता है। द्विआयामी चित्र भूमि ही चित्र का अंतराल होता है। अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंतराल क्या है, तो अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र है। अंतराल वह स्थान है जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है। कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है।
कोरे धरातल का रिक्त स्थान अंतराल है। वो क्षैतिज एवं ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से प्राय द्विआयामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। चित्रभूमि के अंतराल में समविभाजन तथा असमविभाजन बांटा गया है। समविभाजन चित्रभूमि के केंद्र से सभी दिशाओं में समान कोण अथवा चाप अंकित किए जाते हैं। चित्रभूमि में जितने भाग बनेंगे उस सब में संतुलन रहेगा। असम विभाजन चित्र में गति तथा तनाव उत्पन्न करने हेतु अंतराल का असम हो जाता है। चित्र विभाजन किया जाता है। चित्रतल का वह भाग जो हमें मुख्य रूप से आकर्षित करता है सक्रिय अंतराल कहलाता है। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित होता है। जब हम कोई अंतराल हमारा कार्य करें, जैसे ये हमारा कार्य करने का क्षेत्र है, इस पर हम चित्रकारी करेंगे। जब तक ये खाली है तब तक ये शांत है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे हमने एक रेखा तक इसमें खींच दिया, ये हमारा सक्रिय हो गया। इसके पहले निष्क्रिय था, अभी हमारा कार्य इसमें स्टार्ट हो गया। सक्रिय अंतराल कहलाता है। चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृति अंकित होती है। चित्र का शेष भाग जो प्रायः पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। जैसे हमने एक यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं, मेन पॉइंट हमारा ये है और ये तो हमारा मेन हो गया, और इसके सहायक यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे बना दिए इसका सहायक पॉइंट हो गया, तो ये इसका सहायक अंतराल कहलाता है। अंतराल को ग्रंथों में भूमिबंध स्थान व स्थानारोपण नाम से जाना जाता है। समरांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत यूनान वासियों ने किया था। यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन दिया था। यूक्लिड चित्र संयोजन के सिद्धांत। फिर चित्र संयोजन के सिद्धांत मनुष्य अपनी विचारधारा में एक व्यवस्था चाहता है। इसी व्यवस्था को कला की भाषा में प्रबंधात्मकता अथवा संयोजन कहते हैं। जैसे जितना भी हमने देखा, कला के अंग देखे, कला के तत्व देखे, ये कला अंग तत्व जो मिल के एकदम संयोजन करके जब हम इसको चित्र बनाएंगे तो इसे संयोजन का सिद्धांत कहते हैं। ये भी छह होता है। संयोजन के सिद्धांत भी प्रमुख रूप से छह ही होते हैं। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, 3 स से हैं और 3 प से, ये भी ध्यान रखिए आप, इसे थोड़ा सा याद रहेगा। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं। सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना होता है। चित्रों की विभिन्न तत्वों के तर्क संबंध को सहयोग कहते हैं। कला के तत्वों का ऐसा संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता उत्पन्न करे व जिससे एक ही भाव व्यक्ति हो एकता कहलाती है। सहयोग 2 प्रकार के होते हैं, साधारण सहयोग, जटिल सहयोग। फिर आ जाता है सामंजस्य, हार्मनी। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व मेल खाते प्रतीत होते हैं। चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न हो पाए, इसलिए सामंजस्य जरूरी होता है। चित्र में ऐसा सामंजस्य को रेखा सामंजस्य, रूप सामंजस्य, पोत सामंजस्य, रंग सामंजस्य आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उष्ण रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। एक या अनेक संदर्भों में समानता रखने वाले कला तत्वों का समन्वय ही सामंजस्य होता है। फिर हमारा बैलेंस, संतुलन आ जाता है। कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन, बैलेंस कहते हैं। संतुलन प्रकृति की मूलभूत सिद्धांत है। संतुलन का वह मुख्य उद्देश्य आकर्षण को अनुचित रूप से केंद्रीकृत एवं असंतुलित होने से बचाना है। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक। जब समान भार अथवा आकर्षण केंद्र बराबर की दूरी पर हो तो इस प्रकार की संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है। जब असमान भार अथवा आकर्षण केंद्र की विभिन्न दूरी पर रहकर संतुलित रहते हैं तब अनौपचारिक संतुलन कहलाते हैं। चित्र में वर्ण के बड़े बड़े क्षेत्र व प्रभाव शांत रहना चाहिए, जबकि छोटे क्षेत्र में विरोधाभास रहना चाहिए। वर्ण संतुलन में विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंगों का प्रयोग तथा लघु क्षेत्र में रंग का प्रयोग होना चाहिए। फिर हमारा लय, रिदम, प्रवाह
सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। किसी भी चित्र में लय गति का सुव्यवस्थित स्वरूप जिसमें दृष्टि विचरण निर्बद्ध हो सके वह प्रवाह, लय या गति को प्रस्तुत करता है। कला प्रवाह समस्त तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। कला में प्राण लय से आता है। पूछा जाता है कला में प्राण कहाँ से आता है और लय क्या देते हैं, तो लय कला में प्राण लाता है। फिर प्रभाविता, डोमिनेंस। जब किसी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है तब वह प्रभाविता का सिद्धांत प्रयोग होगा। जब किसी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव, जैसे देखने में जो प्रभाव होता है, देखने में हमें अच्छा लगता है, तब वह प्रभाविता का सिद्धांत का प्रयोग होता है। चित्र के संयोजन को व्यवस्थित रूप में देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता कहलाता है। प्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता गुफा एवं एक में बोधिसत्व पद्मपाणि में देखने को मिलता है। फिर हमारा प्रमाण प्रोपर्शन। प्रमाण को संबंधता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य आकृतियों को संयोजन में किसी अनुपात में विभाजित किया जाए। प्रमाण भी एक मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है जो आकार एवं अनुपात से संबंधित है। आकृतियों का अपना प्रमाण, लंबाई, चौड़ाई का संबंध होता है तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध होता है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है जिन्हें ताल व अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। परिप्रेक्ष्य या क्षयवृत्त या पर्सपेक्टिव। परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा चित्र में दूरी या गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। चित्र में परिप्रेक्ष्य से द्वियामी धरातल प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। परिप्रेक्ष्य की खोज पुनर्जागरण काल से मानी जाती है। पुनर्जागरण काल में परिप्रेक्ष्य लियोनार्डो दा विंची ने ही सबसे पहले खोजा था। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रेखीय परिप्रेक्ष्य, वायवीय परिप्रेक्ष्य। वस्तु को देखते समय 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई व गहराई का भ्रम उत्पन्न करना ही परिप्रेक्ष्य है। चित्र धरातल में केवल लंबाई व चौड़ाई 2 आयाम होते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य में रंग के धुंधलेपन के अतिरिक्त इसमें पृष्ठगामी रूप का क्षय हो जाता है और पीछे की ओर जाती हुई समांतर रेखा एक निश्चित कोण झुकाती प्रतीत होती है, जैसे संदूक, भवन, घन आदि। दूर की वस्तु धुंधली एवं पास की वस्तु चमकदार दिखाई देती है, उसे वायु परिप्रेक्ष्य कहते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग ये हैं: चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, दृष्टिपथ, क्षितिज रेखा, अदृश्य बिंदु। चित्रतल, पिक्चर प्लान ऑफ पिक्चर सरफेस। स्थिर बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट। दृष्टि बिंदु, पॉइंट ऑफ साइट। दृष्टिपथ, लाइन ऑफ विजन। क्षितिज रेखा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन एंड और आई लेवल। अदृश्य बिंदु, वैनिशिंग पॉइंट। तो दोस्तों अभी तक हमने ये पूरा कला के तत्व देखें, प्रभाव देखें, परिप्रेक्ष्य देखें, क्षयवृत्त देखें। तो इतना कैसा लगा आपको, क्लास समझ में आया तो ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।